A warm and pleasant good morning to one and all on this fantastic 23rd day of April 2025. I, Dr. Sanjay Kaushik, welcome you all to today's episode of webinar series. आप सभी को सुप्रभात। आज अप्रैल महीने की 23 तारीख को वेबिनार सीरीज के प्रथम एपिसोड में मैं डॉक्टर संजय कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि विज्ञान अनुभाग SCERT विगत वर्ष 2023-24 में भी वेबिनार सीरीज 1.0 के नाम से एक प्रोग्राम सक्सेसफुली कंक्लूड कर चुका है। तो उसी निरंतरता को कायम रखते हुए हमारे माननीय निदेशक श्री संवर्तक सिंह जी HCS और हमारे माननीय उपनिदेशक माननीय मैडम सरोज दहिया जी और श्री वीरेंद्र नारा साहब के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में साइंस विंग इस बार भी 2025-26 के लिए वेबिनार सीरीज के दूसरे सीजन 2.0 को लॉन्च करती हुई गौरवान्वित महसूस कर रही है। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारी माननीय उपनिदेशिका मैडम सरोज दहिया जी, हमारे विंग अनुभागाध्यक्षा माननीय पूनम यादव जी, मेरी कुलीग डॉक्टर ज्योति अरोड़ा जी, सभी का। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगा उपनिदेशक मैडम को कि वो अपने शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें और अपनी अपेक्षाएं इस प्रोग्राम के प्रति जो हैं उनको व्यक्त करें। मैम। थैंक यू संजय जी। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही संजय जी मेरी? हाँ जी मैम आ रही है जी। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी का इस आज के वेबिनार में स्वागत है। माननीय पूनम यादव जी, साइंस विंग इंचार्ज संजय जी, डॉक्टर संजय और पूजा जी, सभी जो है यानी कि हम जब साइंस विंग की बात करते हैं तो निसंदेह उसमें DSS हमारे मेन स्तंभ होते हैं जिला स्तर पर काम करने के लिए। और कुछ महत्वपूर्ण इशू जैसे अर्थ डे सेलिब्रेशन है या बहुत सारी जैसे हम इको क्लब की बात करते हैं, सबका मुख्य उद्देश्य हमारा एक ही है कि हम एक मिशन मोड में अपने आप को जमीन से जोड़ें, पृथ्वी को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, पर्यावरण की संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। पर्यावरण को बचाने के लिए बच्चों में एक ऐसे भाव, हम ऐसी भावनाएं हम पैदा करें कि बच्चे जो हैं इन सब चीजों से मन से जुड़े। तो सबसे पहले तो इन सब चीजों को बच्चों तक पहुंचाने के लिए, बच्चों को इन चीजों से जोड़ने के लिए हमें खुद को इन कार्यक्रम के साथ अपने आप को मन से जोड़ना होगा। तभी कहीं ना कहीं हम जो है किसी भी कार्यक्रम की सफलता की अपेक्षा कर सकते हैं। तो चाहे वो असेंबली हो, चाहे आपका आप मॉनिटरिंग के दौरान या एक अध्यापक के रूप में जब आप कक्षा कक्ष में जाते हैं, या कोई भी कार्यक्रम में विज्ञान से जुड़ा हुआ होता है जिला स्तर पर या विद्यालय स्तर पर, तो उसमें हम बच्चों को इन चीजों से जोड़ें कि वे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। जमीन को संरक्षित रखने के लिए, पृथ्वी के को पर्यावरण को संरक्षण के लिए हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा गतिविधियां कराएं। और बच्चों के माध्यम से ही कहीं ना कहीं हम कम्युनिटी को जोड़ सकते हैं। तो जब भी SMC को हम या अभिभावकों को PTM के माध्यम से किसी भी कार्यक्रम से जोड़ते हैं तो पेड़ लगाना या इस तरह की गतिविधियां के साथ उनको भी, समुदाय को भी, कम्युनिटी को भी हम जोड़े कि जो है हम इन अपने कार्यक्रमों को सफल बना सकें और एक ऐसा भाव लोगों के बीच में और बच्चों के बीच में पैदा कर सके कि ये कार्यक्रम हमारा सफल हो। अभी मैं ज्यादा समय न लेते हुए संजय जी से निवेदन करूंगी कि वो अपने वेबिनार को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। आपके शब्दों के लिए निसंदेह उससे हमें ताकत मिलती है कार्यों को और भी बेहतरी से अंजाम देने के लिए। और अब समय है आज के हमारे रिसोर्स पर्सन, द सेंटर ऑफ द टॉक,
डॉक्टर अनूप यादव जी के परिचय का। हालांकि सर की शख्सियत एकेडमिशियन के रूप में ऐसी है जो बहुत परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे श्रोता गण जान पाए कि किनसे आज वो मुखातिब होने वाले हैं। इसी निरंतरता में मैं आग्रह करूंगा हमारी अनुभागाध्यक्षा माननीय मैडम पूनम यादव जी से कि वो आज के रिसोर्स पर्सन के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। मैं Thank you, Dr. Sanjay. Respected Deputy Director, ma'am. जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत। 2025-26 है और उनकी जो डिमांड बढ़ रही है, एनर्जी की जो डिमांड बढ़ रही है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज के बिल्कुल 100% हो जाती है। डॉक्टर अनूप जिनका की डॉक्टर संजय ने अभी all the eligibility tests sir thank you very much, ma'am. This is indeed a privilege to have such a learned academician, researcher, environmentalist, Dr. Anup Yadav with us. और अब बिना कोई समय गवाएं मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के मुख्य वक्ता बुक राइटिंग सीखने को मिले पर्सन डॉक्टर अनूप यादव सर को। जो और अपने डॉक्टर अनूप आपसे एक हमारा छोटा आग्रह ये रहेगा कि हमारी जो ऑडियंस है वेबिनार सीरीज के लिए, क्योंकि वो एक वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स को, टीचर एजुकेटर को, टीचर्स को एड्रेस करती है, तो विल रिक्वेस्ट कि आप अपने डिस्कशन को बायलिंगुअल रखिएगा सर। इन्हीं शब्दों के साथ आपका साधुवाद, आपका अभिनंदन करते हुए मैं स्टेज आपको हैंड ओवर करता हूं आज के टॉक के लिए। डॉक्टर अनूप यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। संजय सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी प्रोफेसर साहब आ रही है जी। रिस्पेक्टेड डिप्टी डायरेक्टर मैडम सरोज दहिया जी, रिस्पेक्टेड पूनम मैडम, संजय सर, ज्योति मैडम और फैकल्टी एंड स्टाफ ऑफ SCRT, staff, teachers and students joined from various schools. A very good morning to all. And let me share my screen. संजय सर एक बार बताइए स्क्रीन में। इट इज विजिबल सर। ठीक। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एकदम इंटरेस्टिंग और अलग सा टॉपिक है, जिसका नाम है क्लाइमेट जस्टिस। तो इस टॉपिक में हम दो तीन चीजें मुख्य रूप से देखेंगे। क्लाइमेट जस्टिस होता क्या है, और क्लाइमेट चेंज हमने बहुत कॉमनली सुना है, ये क्लाइमेट चेंज से किस तरह से थोड़ा अलग है।
तो इसी पे आज हमारा डिस्कशन रहेगा, क्लाइमेट जस्टिस और क्लाइमेट चेंज। और बच्चे, एज ए टीचर और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, हम सब लोग क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट जस्टिस में अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं। ये आज के कुछ सेशन के ऑब्जेक्टिव हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या रहेगा क्लाइमेट जस्टिस का, इसको हम देखेंगे। ये कैसे क्लाइमेट चेंज से अलग है, किस तरह क्या विभिन्नता है इसमें, और जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है विभिन्न कारणों से, इसका सोशल इक्विटी पे क्या आपस में इनका संबंध है, क्या लिंकेज है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, भागीदार हैं, उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, और किस तरह स्टूडेंट्स और टीचर्स को हम इंस्पायर कर पाए कि वो क्लाइमेट इक्विटी में अपना योगदान दे सके और एक तरह से क्लाइमेट इक्विटी के एजेंट की भूमिका को निभा सके। तो सबसे पहले हम इस स्लाइड में अगर हम देख रहे हैं, आपको बच्चों विजिबल हो तो 3 चित्र इसमें दिए हुए हैं, जिसमें इक्वलिटी, इक्विटी और जस्टिस, 3 चीजों को इसमें इस स्लाइड में दिखाया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैच चल रहा है, फुटबॉल मैच चल रहा है। 3 अलग अलग हाइट के लोग इस मैच को देखने के लिए आए हैं। जो पहला चित्र है इक्वलिटी, इसमें बता रहे हैं कि 3 लोगों को मैच देखने के लिए एक बराबर सपोर्ट दी गई, एक रिसोर्स दिए गए, और वो रिसोर्स तीनों के लिए बराबर हैं। तो यहाँ पे इक्वलिटी की बात की कि सभी को समान रूप से रिसोर्स है या सपोर्ट है वो प्रोवाइड की गई, इक्वल ट्रीटमेंट तीनों लोगों को दिया गया। उस इक्वल ट्रीटमेंट के बाद भी आप देखेंगे पहले चित्र में जो एक बच्चा है वो अभी भी दीवार के ऊपर नहीं जा पाया, वो मैच नहीं देख पा रहा। तो यानी कि सबको समान ट्रीटमेंट देने के बाद, समान एक जैसी सपोर्ट देने के बाद भी कोई एक आदमी या एक हमारे समाज का हिस्सा वो वंचित रह गया उस मैच को देखने के लिए। यहाँ पे मैच का हम उदाहरण दे रहे हैं, ये किसी रिसोर्स या किसी भी चीज से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और बीच वाला जो चित्र है जो इक्विटी की बात कर रहा है, यहाँ पे हमने देखा कि हमने जो रिसोर्स हैं वो इस तरह से दिए कि जो स्पोर्ट थी वो जिसको जितनी ज्यादा जरूरत थी उसके अकॉर्डिंग हमने उसको रिसोर्सेज का डिवीजन किया, कि जो सबसे छोटा था उसको हमने कुछ ज्यादा रिसोर्स दिए। अब आप देख रहे हैं कि तीनों लोग उस मैच को इंजॉय करके पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो इक्विटी की बात हुई, इसमें रिसोर्स दिए ऑन द बेसिस ऑफ नीड, कि जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हमने नीड के हिसाब से उसको रिसोर्स दिए। जस्टिस क्या कहता है, जस्टिस में ये किया कि जो सिस्टमेटिक बैरियर था, जो रुकावट थी, जो उनके मैच देखने में रुकावट थी, वो हटा दिया। तो तीसरे चित्र में देखेंगे कि तीनों बिना किसी स्पोर्ट के एकोमोडेट कर पा रहे हैं, विदाउट द कॉज। वो जो प्रॉब्लम थी, जिस प्रॉब्लम की वजह से जो रुकावट थी बीच में, उसको हटा दिया गया, जो बैरियर था उसको रिमूव कर दिया गया, और यही जस्टिस है। तो इसी पे हम बात करेंगे आज क्लाइमेट जस्टिस की। और क्लाइमेट जस्टिस से पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें, क्योंकि क्लाइमेट जस्टिस है वो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, तो हम सबको क्लाइमेट चेंज का थोड़ा पता होना चाहिए। तो क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट एक वेदर फिनोमिना है जो कि लंबे समय के लिए कोई वेदर पैटर्न पृथ्वी के उसमें कोई परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन तापमान में बढ़ना या घटना हो सकता है, बारिश का कम या ज्यादा होना हो सकता है, विंड पैटर्न में चेंज हो सकता है। और ये जो परिवर्तन है ये लंबे समय का होता है। क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या है, वेदर अभी मैं बाहर खिड़की के बाहर देख रहा हूँ तो मेरे यहाँ धूप है, किसी एरिया में हो सकता है बादल छा रहे हो तो वहां पे क्लाउडी वेदर हो सकता है, मेरे यहाँ पे सनी वेदर है। वेदर क्या है कि जो अभी की करंट कंडीशन है, और क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है जो लंबे समय के लिए, जो 30-40 साल का जो समय है, 30 वर्ष से अधिक का जो समय है, उसमें कोई चेंज आ रहा है उसको हम क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं। तो क्लाइमेट में जो चेंज हुआ है, और ये चेंज किस वजह से हुआ, ये चेंज हुआ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ग्लोबल वार्मिंग हुई कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की वजह से, जो कि हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमारे सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में ये
गैसेस की प्रेजेंस है, मौजूदगी रही। तो क्लाइमेट चेंज क्या है? एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है जिसमें कुछ चेंज आ रहा है हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर में। वर्षा का जो सिस्टम है कि कहीं ज्यादा कम, जहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही थी वहां कम होने लग जाए, जहाँ पे नहीं हो रही थी वहां पे बारिश होने लग जाए। और हवा का जो रुख है, उसकी स्पीड है, उसमें चेंज आ जाए। और ये परिवर्तन किस तरह का रहेंगे? लंबे टाइम के रहेंगे, लगभग 30 वर्ष या उससे अधिक समय बाद के अगर कोई चेंज आते हैं कि 30 साल पहले के क्लाइमेट में और अब में कुछ चेंज आ गया, तो उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और ये एक नेचुरल फिनोमिना भी है, पर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये चेंज है वो बहुत ज्यादा फास्ट हुआ है। अब क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है? ऐसा क्या हुआ कि क्लाइमेट में चेंज हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है मुख्य रूप से हमारी जो गतिविधियां हैं उनकी वजह से। बच्चों, अपने आसपास देखते हैं हम कितने तरह के कूड़ा करकट जला रहे हैं लोग, कोयला, लकड़ी, इन सब चीजों से। बहुत सारे गाड़ियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और इन सब एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है? इन सब की वजह से एटमॉस्फेयर में कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। उसमें भी मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई। इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो वातावरण में है, इसको कम करने के लिए पेड़ पौधे हैं वो मदद करते हैं। पर हमारी ही कुछ एक्टिविटी, जैसे पेड़ों की कटाई, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं। आप देखते हैं बच्चों, हमारे आसपास जब रोड बनते हैं तो रोड के दोनों तरफ के पेड़ काट दिए जाते हैं। ठीक है, तो रहने के लिए हमें जगह चाहिए, उसमें हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं। नई नई इंडस्ट्रीज खुल रही हैं। इन सब एक्टिविटीज से एक तो पेड़ कट रहे हैं, दूसरा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। अब यही गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने में, ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब हो रहा है तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे पे इसका क्या असर है? कैसे ये हमें अफेक्ट करता है? क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज है जिसका इफेक्ट हर एक आदमी के ऊपर हो रहा है, सभी पे हो रहा है, कम ज्यादा हो सकता है और बराबर नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे कुछ इफेक्ट कम हो रहा है, कुछ लोगों पे ज्यादा हो रहा है। इसको हम नेक्स्ट उसमें स्लाइड में एक बार डिस्कस करेंगे। तो इस क्लाइमेट चेंज को हमें एक तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि ये हमारे लिए एक हेल्दी और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, हमारे अच्छे भविष्य के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपके लिए, हमें एक अच्छा और सही क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए इस मुद्दे को हमें एड्रेस करना पड़ेगा, अभी संभालना पड़ेगा। ये इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक साइड में कुछ कॉजेज लिखे हुए हैं कि क्या मुख्य कारण है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो सबसे जो पहला और मुख्य कारण है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण। नई नई इंडस्ट्रीज बन रही है, हमें हर आदमी को कुछ ना कुछ रिसोर्स चाहिए। वो रिसोर्स कहाँ से बनेगा? कहीं कंपनी फर्नीचर चाहिए, कपड़े चाहिए, किताबें चाहिए, बैग चाहिए। हर एक चीज बनने के लिए कोई ना कोई उद्योग लगेगा। उस उद्योग में कुछ कच्चा माल आएगा, उस कच्चे माल से कुछ वस्तु बनेगी। उन सब प्रोसेस में क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस निकलेंगी। ये ग्रीन हाउस गैसेस जैसे हमने बताया कि वो ग्लोबल वार्मिंग और कॉज करेंगे, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होगा। एनर्जी कंजप्शन देखो, अगर आप आज से 10-20 साल पहले की बात करो, तब जो एनर्जी कंजप्शन था और अब है वो बढ़ गया है। अब हमें हर एक चीज लाइट से चल रही है। आप अगर 10 साल में और आज में फोन का ही देख लो कि फोन चार्जिंग, कितने फोन थे पहले और अब कितने हो गए, तो कितनी चार्जिंग के लिए लाइट की जरूरत है। इसी तरह पंखे, एसी, हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, हमारे इलेक्ट्रिसिटी यूज है, एनर्जी यूज है, वो बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, अभी दिवाली के आसपास के बाद आप देखो कि जो अपने कृषि से निकला हुआ अवशेष है उनको लोग जलाते हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। डिफोरेस्टेशन, एग्रीकल्चर के लिए हमें भूमि चाहिए खेती के लिए, उसके लिए पेड़ों की कटाई हो रही है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है। कंज्यूमर प्रैक्टिस, अलग अलग कंज्यूमर प्रैक्टिसेस हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्रीज लग रही हैं। जितना ज्यादा हम सामान खरीदेंगे उतने ज्यादा उद्योग लगेंगे, उतनी जितनी ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगे उतना ज्यादा उनमें ईंधन जलेगा, उससे उतना ज्यादा पोल्यूशन होगा। लाइव स्टॉक, जो जानवर हम पाल रहे हैं, उनकी वो भी रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज में।
जानवर दो तरह से रिस्पॉन्सिबल है। कुछ जानवर मीथेन जनरेशन करते हैं, मीथेन जनरेट करते हैं, और उनके लिए जो चारा चाहिए खाने के लिए, वो पेड़ और जो हरा चारा हम काट रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता। ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, एयर ट्रैफिक, रोड, रेल, सब में किसी ना किसी तरह का ईंधन खर्च हो रहा है और उस ईंधन से पोल्यूशन हो रहा है। देन रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, कि जितना ज्यादा हम सामान लेंगे, बनाएंगे, हम उन्नति करेंगे, हमें ज्यादा चीजों की आवश्यकता होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हमारे रिसोर्सेज का हो रहा है, और इन सब एक्टिविटीज से अलग अलग तरह के प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण हमारे आसपास हम देख पा रहे हैं। और इन सब कारणों की वजह से कुछ एक इफेक्ट हुए हैं हमारे पृथ्वी पे, जैसे कि राइजिंग इन टेम्परेचर, टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो गया है। हमारे ग्लोब का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है बताएगा कोई आप में से बच्चों, कि प्रतिदिन कितना प्रतिवर्ष या कुछ डिकेड में कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग की वजह से? लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पिछले 10-12 सालों में बढ़ चुका है। इसी तरह राइजिंग सी लेवल, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। अब हम तो इंडिया के बीच में रह रहे हैं, कोस्ट हमारे से, समुद्र का किनारा काफी दूर है, तो हमें लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता होगा, पर जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनके ऊपर इसका बहुत फर्क पड़ता है। और समुद्र का जो लेवल है वो भी लगभग 2 से 3 मिलीमीटर हर वर्ष, प्रति वर्ष बढ़ रहा है। अगर हम बात करें कि अभी तक कितना बढ़ा है, तो 1980 के आसपास से हम ये मेजर करने लगे थे, नापने लगे थे, तब से लेके अब तक लगभग 8 से 9 इंच समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। इसी के साथ और दूसरे इफेक्ट है अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स, कि अब पता नहीं चलता, कभी भी बारिश हो जाती है। पीछे 1-1.5 साल पहले दुबई, जो बिल्कुल सूखा ड्राई रीजन था, जहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं है, वहां पे बारिश आ गई। 24 घंटे में उनकी जो एनुअल रेनफॉल थी, एक साल में जो बारिश होती थी, उससे ज्यादा बारिश सिर्फ 24 घंटे में आ गई थी। तो अनप्रिडिक्टेड वेदर कंडीशंस हो गई। अचानक से कभी आंधी आ जाती है, कहीं ओले गिर रहे हैं, तो इन सब चीजों की वजह से फसल खराब हो रही है, हम उन वेदर कंडीशंस के लिए तैयार नहीं है, तो इनके इफेक्ट पड़ेंगे। इंक्रीज इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, कभी कभी अचानक से टेम्परेचर बहुत, कुछ एरिया में टेम्परेचर बढ़ जाता है अचानक से, कहीं कुछ एरिया में बर्फ गिरनी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे ठंड होती थी वहां ज्यादा ठंड होने लगी, जहाँ पे गर्मी होती थी वहां ज्यादा गर्मी होने लगी। तो टेम्परेचर रिलेटेड वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, हेरिकन्स आ रहे हैं, तेज आंधियां चल रही हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, पेड़ पौधों के कम होंगे, तो भूमि का उपजाऊपन कम होगा, और जब भूमि पे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ का, जो वन्य जीव जंतु हैं, उनकी कमी हो जाएगी, वो कम रहेंगे। और इन सारी चीजों के कुछ क्लाइमेट चेंज के कॉजेज हमने आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट सच ए फैंटास्टिक डिस्कशन। तो पहले तो आप हमारा साधुवाद स्वीकारिए कि आप इतनी मतलब टचिंग लैंग्वेज में और इतना डाउन टू अर्थ वे में हम सभी को इतना अच्छा बता पा रहे हैं। और हमारे ऑडियंस की कुछ क्वेरीज भी आई हैं, उनमें से एक क्वेश्चन मैं सर आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि एक हमारे यूजर हैं जो ये जानना चाहते हैं कि अभी जो ये सीजनल साइकिल है थ्रू आउट द ईयर, ये जो डिस्टर्ब हो गई है, जैसे विंटर्स का भी थोड़ा कभी प्रीपोन्ड हो जाती हैं, हमारे अगर मैं बचपन में जाऊं तो उसके कंपैरिजन में ये साइकिल में जो शिफ्ट हुआ है ये मैं खुद भी फील कर रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा, हमारे यूजर चाहते हैं कि उस पर भी एक थोड़ी बात की जाए, और अगर आने वाली स्लाइड्स में ये आपने डिस्कशन रखा है तो ये हम उस समय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी एक क्वेरी थी सर, प्लीज कंटिन्यू। जी सर, डॉक्टर संजय, जैसा आपने बताया कि सीजनल इसमें चेंजेस हो रहे हैं, शिफ्ट हो गया है। अब पहले जो ठंड होती थी, अगर हम अपने नॉर्थ इंडिया की बात करें, यहाँ ठंड लगभग दिसंबर से स्टार्ट होके और फरवरी एंड तक तो अच्छी ठंड रहती थी। अब देखें कि जो ठंड का पैटर्न है वो जनवरी तक ही हो गया है, यानी कि शिफ्टिंग हो गई है। अगर आप गेहूं की कटाई का सीजन देखें तो पिछले 10 साल में और अब में मिनिमम 15 दिन शिफ्ट हो गया, यानी कि जो टेम्परेचर था
वो गेहूं की फसल को या सरसों की फसल को, जो अब रबी की फसल को पकने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी, वो टेम्परेचर अभी 15-20 दिन पहले आने लग गया। यानी कि जो फसल की कटाई अप्रैल लास्ट तक या मिड अप्रैल तक होती थी जिस जगह में, वहां अप्रैल फर्स्ट वीक या मिड ऑफ अप्रैल तक आ गई है। तो ये सारा की यानी कि टेम्परेचर चेंज की वजह से क्रॉप पैटर्न पे इफेक्ट पड़ा, और जो क्लाइमेटिक एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस थी उनकी वजह से क्या हो गया कि थोड़ा सा कई किसी एरिया में है कि जो समर्स थी वो एक्सटेंड हो गई हैं, विंटर्स हैं वो शॉर्ट हो गई हैं। और सेम अगर हम ऊपर बात करें नॉर्थ हेमिस्फेयर में, तो वहां पे समर्स हैं वो शॉर्ट हो गई हैं, विंटर हैं वो एक्सटेंड हो गई हैं। बिल्कुल आपने सही बताया कि इस तरह की एक्टिविटीज या जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है उसकी वजह से वेदर पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हमने दुबई का एग्जांपल दिया कि पिछले 2 साल पहले दुबई में जहाँ कभी बारिश नहीं होती थी या बहुत कम बारिश होती थी, वहां 24 घंटे में इतनी बारिश हुई कि जो उनकी एनुअल रेनफॉल थी उससे भी ज्यादा हो गई। अब हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कुछ सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स होंगे। जैसे कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से किसी एरिया में तापमान ज्यादा बढ़ा या घटा, वहां पे फसल खराब हो गई, उसकी वजह से लोग रिलोकेट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से किसी एक एरिया में पानी की कमी हो सकती है, कोई उस पानी के ऊपर बेस्ड इंडस्ट्री होगी वो नहीं होगी, एग्रीकल्चर नहीं होगा, तो लोगों को रिलोकेट करना पड़ेगा, माइग्रेशन करनी पड़ेगी। वो पूरे टाउन के फॉर्म में हो सकते हैं या कुछ लोग नौकरी की तलाश में दूसरे शहर में जा सकते हैं। उसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी जब टेम्परेचर ज्यादा। अब इस मौसम में जब अपने यहाँ पे देखो हरियाणा में फसल पकने की थी, तो पूरे पिछले 15-20 दिन में कभी बारिश आ रही या बादल आ गए, तो किसान जिनकी फसल पक के तैयार थी या खेत में कटने के बाद रखी थी, तो सबको चिंता थी अगर बारिश आ गई तो फसल खराब हो जाएगी। तो इस तरह की एक्टिविटीज से क्या होगा, जो हार्वेस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, यील्ड कम हो जाएगी। और जब यील्ड कम होगी तो खाने की कीमतों पर असर पड़ेगा और उनकी कीमत बढ़ सकती है कंज्यूमर गुड्स की। इसके अलावा एक्सट्रीम मीटियोलॉजिकल फिनोमिना आएंगे कि कहीं ज्यादा गर्मी सर्दी इस तरह की हो सकती है। और जब जब टेम्परेचर जब भी बढ़ता है तो मोस्टली उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से Dr. Saab, I think there is some connectivity issue on your end. मैं हमारी सभी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब के एंड पे कोई नेट कनेक्टिविटी इशू है, सो प्लीज हैव पेशेंस, सर विल बी कंटिन्यूइंग इन नो टाइम, प्लीज वेट। जैसा आपने देखा कि जिस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशंस, जिस तरह से एनवायरमेंटल कंडीशंस डे बाय डे अफेक्ट होती जा रही हैं, उनमें कितने सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं, जो हम अपने चाइल्डहुड एज से वर्सेस दिस एरा कंपेयर करें तो एक सिग्निफिकेंट चेंज ओवर हुआ है। तो इन्हीं चेंज ओवर के क्या कॉजेस होते हैं, किस तरह से होती हैं, क्या इनके इफेक्ट्स हैं, और क्या हम इनको वापस से कंसोलिडेट करके कैन वी गो बैक टू द सेम सिचुएशन। इसी इसी इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के एनवायरमेंट के साथ जस्टिस करता हुआ इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने अपने दिमाग में सोचा, और हम थैंकफुल हैं आज के स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर यादव के कि वो इतनी बेहतरीन संवाद शैली से हमारे ऑडियंस को बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं कि किस तरह से हम क्लाइमेट के साथ जस्टिस कर सकते हैं। क्योंकि ये जस्टिस करना इसलिए भी आवश्यक है साथियों कि जैसा आपने पढ़ा हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया में सम फ्यू डेज बैक देयर वाज अ गुड न्यूज कि जो ओजोन लेयर में डिप्लीशन हम बचपन से सुनते आए हैं, नाउ ओजोन लेयर इज हीलिंग, द नेचर इज हीलिंग, एंड इट वाज मेंशन्ड कि सम अराउंड 2066 वो जो उसमें डिप्लीशन थी दैट विल बी फुल्ली रिकवर्ड। सो इट मीन्स द नेचर इज ऑल्सो सपोर्टिंग अस, प्रकृति भी हमारा साथ दे रही है बेहतरी के लिए। इस पृथ्वी पर जीवन को और बेहतर बनाने के लिए प्रकृति भी हमें सपोर्ट कर रही है।
तो जो ओजोन लेयर का इतना बड़ा कंसर्न था, वो भी देयर वाज अ गुड न्यूज, एंड लेट्स होप कि वो मतलब इन वेरी कमिंग टाइम दैट गेट्स कंसेप्चुअलाइज्ड एज वेल। और हमारे साथ सर फिर से जुड़ गए हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आपकी आवाज आ रही है, सॉरी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं, दैट्स परफेक्टली ओके सर। टेक्नोलॉजी के साथ ये कॉन्स्टेंट्स वेरी मच सर एक बार एक्सेप्टेड मुझे है। को होस्ट बना दीजिए, मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। सर आप को होस्ट बना दिए गए हैं, प्लीज। जी जी सर। तो स्टूडेंट्स, हम सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की बात कर रहे थे कि डिफरेंट टाइप के सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकते हैं, जिसमें खाने की कमी और रिसोर्स वजह से आपस में दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि बहुत सारे मिडल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज हैं, सबका जो मुख्य वहाँ पे नदी हैं, उनके पानी के बंटवारे के ऊपर लड़ाई है। हमारे अपने पड़ोसी एक दो देश हैं जिनके साथ कई बार डिस्प्यूट हो जाता है पानी के लिए। तो रिसोर्सेज, क्लाइमेट चेंज की वजह से रिसोर्सेज की कमी और उसकी वजह से आपस में कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। और ये सारे हमने कुछ क्लाइमेट से संबंधित सोशल इम्पैक्ट्स हमने पढ़े। अब हम अपने मुख्य जो टॉपिक है जिसके आज हमें बात करनी है, क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट जस्टिस से पहले हमें क्लाइमेट अनजस्टिस क्या है, क्या ऐसा अनजस्टिस हो रहा है जिसकी वजह से हमें क्लाइमेट जस्टिस की बात करनी पड़ी, उसके बारे में भी बताएं। अब हमने देखा कि क्लाइमेट है वो सभी को अफेक्ट कर रहा है, जितने भी कंट्री, सभी लोग, गरीब अमीर, सभी के ऊपर उनका इफेक्ट पड़ रहा है। पर जो उसका इफेक्ट है वो बराबर नहीं पड़ रहा। कुछ लोगों के ऊपर उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ लोग हैं उनकी वजह से क्लाइमेट चेंज ज्यादा हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि जो एमिशन है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो मुख्य रूप से 10% ऐसे देश हैं जिनका कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज के लिए ज्यादा है। वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, जिन्होंने अपना पूरा विकास कर लिया, सब तरह के रिसोर्सेस यूज कर लिए। और इस 10% जो देश हैं, इनका जो क्लाइमेट चेंज में हिस्सा है, अगर हम बात करें तो 90% कंट्रीब्यूशन है। यानी कि ये 10% कंट्री जो अमीर देश हैं या डेवलप्ड देश हैं, उनका क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 90% है। और जो बचे हुए 90% डेवलपिंग कंट्री हैं या गरीब देश हैं या जो प्रगतिशील देश हैं, उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है वो 90% है। यानी कि तो गरीब देश हैं, उनके ऊपर वो उनका कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज में सिर्फ 10% है, 90% गरीब देशों का। और जो इफेक्ट है वो उनके ऊपर 90% है। अगर हम एक छोटे से उदाहरण से बात करें कि हर साल यूएसए का एक आदमी एक साल में लगभग 16 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, एमिट करता है। एक यूएसए का एक आदमी हर साल लगभग 16 टन कार्बन डाइऑक्साइड है वो एमिट करता है। और इसी के मुकाबले अगर हम भारत से इसका कंपैरिजन करें तो भारत उससे 8 गुना कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, एमिशन करता है। और यही कंपैरिजन अगर हम बात करें किसी अफ्रीकन कंट्री से, जैसे अगर हम कीनिया का उदाहरण ले लें, तो कीनिया का जो एवरेज पर पर्सन एनुअल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो यूएसए के जो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है उससे 50 गुना कम है। यानी कि
कीनिया के मुकाबले यूएसए का आदमी 50 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है एक साल में। यानी कि जब यूएसए का 16 टन है तो 16 टन से 50 गुना कम वो कीनिया का आदमी छोड़ता है। और हम यूएसए अगर 16 टन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है तो भारत का एक आदमी 2 टन प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। इट मीन्स कि जो वेरिएशन है कि पोल्यूशन करने में वो बहुत फर्क है, यही अनजस्टिस है। तो जो इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का वो भारत, कीनिया, बांग्लादेश, इस तरह के जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके ऊपर ज्यादा हो रहा है। यही अनजस्टिस है, इसीलिए हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं। तो क्लाइमेट जस्टिस क्या है? इट इज ए फ्रेमवर्क दैट रिकॉग्नाइज द अनइक्वल वेज क्लाइमेट चेंज इफेक्ट डिफरेंट कंट्रीज के, अलग अलग तरीके से बराबर सभी का जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट जो हमने बात किए थे पिछले स्लाइड में कि जो ये इफेक्ट थे क्लाइमेट चेंज के, ये सभी कंट्रीज पे बराबर नहीं पड़ रहे, सभी लोगों पे बराबर नहीं पड़ रही है, अनइक्वल है, ये बराबर नहीं है। कुछ कंट्रीज पे कम पड़ रहे हैं, कुछ पे ज्यादा पड़ रहे हैं। और कम किन पे पड़ रहे हैं? जो कंट्री ज्यादा पोल्यूट करती हैं उन पे इनका इम्पैक्ट कम पड़ता है। जो कंट्रीज या जो कम्युनिटीज या जो लोग जो कम कंट्रीब्यूट करते हैं, कम गैसेस रिलीज कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज करने में जिनका रोल कम है, उनके ऊपर इसका इफेक्ट ज्यादा है। तो क्लाइमेट जस्टिस यही कहता है, ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो अनइक्वल वे ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट एंड डिफरेंट कम्युनिटीज फोकस ऑन द इक्विटी एंड ह्यूमन राइट्स इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। और जिनके ऊपर इनका इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, उनकी हिस्सेदारी हो कि क्लाइमेट पे कोई एक्शन हो, डिसीजन मेकिंग हो, वहां पे इनका रोल नहीं है, उसी बात पे करता है। तो ये बताते हैं कि जो बेनिफिट्स हैं और जो बर्डन है क्लाइमेट चेंज के, वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यानी कि जो बेनिफिट लिए डेवलपमेंट के वो तो अमीर लोगों ने लिए, डेवलप्ड कंट्रीज ने लिए, पर जो उसका नुकसान था, जो उसकी भरपाई थी, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज थे या गरीब देश थे या किसी एक कंट्री में पुअर पॉपुलेशन थी, उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा। यानी कि बेनिफिट है वो कुछ अलग कंट्रीज ले रहे हैं और बर्डन है वो दूसरे कंट्रीज पे है। ये फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसी के ऊपर क्लाइमेट जस्टिस बेस है। तो क्लाइमेट जस्टिस ये देखता है, इंश्योर करता है कि जो मोस्ट वनरेबल, जो खतरे में है, जिनके ऊपर ज्यादा खतरा है क्लाइमेट चेंज का, ऐसी कम्युनिटीज, ऐसे लो इनकम ग्रुप्स, ऐसे गरीब तबके के लोग, या बायोपेक यानी कि जो कलर के बेस पे जिनको अलग कर रखा है, इंडिजीनियस जो आदिवासी जनजाति हैं, जो नेटिव पीपल जंगल में रह रहे हैं, उनका, ऐसी कम्युनिटीज का डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन ना आए और वो सॉल्यूशंस में भी उनका इन्वॉल्वमेंट हो। यानी कि क्लाइमेट जस्टिस बात कर रहा है कि जो भी क्लाइमेट चेंज के लिए लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, वो बेनिफिट्स का तो फायदा उठा रहे हैं, पर जो उसका इम्पैक्ट है, जो क्लाइमेट चेंज के बर्डन है, उन पे उनका बर्डन को रिमूव करने के लिए हेल्प नहीं कर रहे। जो पुअर या लो इनकम ग्रुप्स हैं या ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको जरूरत है बर्डन से बचाने के लिए, वहां पे वो फंड्स और उनके सॉल्यूशंस में उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे। तो इसे क्लाइमेट जस्टिस ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है, जो कि कंसीडर करती है कि क्लाइमेट चेंज एक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वलिटीज की वजह से हो रहा है, और इसका जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का वो इक्वली नहीं है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोगों पे अलग पड़ रहा है। जैसे दोज पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड द लीस्ट टू द प्रॉब्लम, जो क्लाइमेट चेंज के लिए जिनका योगदान कम है, ऑफन poorer countries and sideline communities are suffering the most severe। यानी कि सबसे ज्यादा इफेक्ट उन्हीं पे पड़ रहा है जो पोल्यूशन नहीं कर रहे या जिनका क्लाइमेट चेंज में रोल नहीं है। जब क्लाइमेट चेंज हमने इक्वली नहीं किया तो उसका जो बर्डन था, जो इफेक्ट था, वो हमारे पे ज्यादा क्यों है, इस तरह की जो लो इनकम कम्युनिटीज है उनका कहना है। तो इसमें हम
एक सिंपल उदाहरण के साथ ये कह सकते हैं कि जो लो इनकम कम्युनिटीज हैं या जो गरीब या कम आय वाले जो समुदाय हैं वो किसी कंट्री में हो सकते हैं, वो पूरा एक देश हो सकता है। दे कंट्रीब्यूट लीस्ट टू द एमिशन, उनका एमिशन में, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में रोल कम है। पर जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट होंगे, फ्लड, ड्रोट, पॉपुलेशन, उनके का प्रभाव सबसे ज्यादा इन लो इनकम कम्युनिटीज पे है। यही क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहा है कि यहाँ पे जस्टिस होना चाहिए, जिनका जब उनका कंट्रीब्यूशन कम है तो उनके ऊपर इफेक्ट भी कम होना चाहिए, और इफेक्ट है तो जो लोग रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए उनको इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक स्लाइड है जिसमें हम ग्लोबल ग्रीन हाउस कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो चाइना, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन 28, 30 और 15% इनका नहीं 9, 15 और 30% इनका योगदान है क्लाइमेट चेंज में। यानी कि लगभग 50% से ज्यादा योगदान सिर्फ 3 कंट्रीज का है, चाइना, यूएसए और यूरोपियन यूनियन। और बाकी बचे हुए 200 के लगभग देश हैं, वो उनका कंट्रीब्यूशन 50% से कम है। यानी कि अगर हम 1995 में बात करें तो जो डेवलप्ड वर्ल्ड था, जो उनका कंट्रीब्यूशन 73% था और डेवलपिंग कंट्रीज का 27% था, जो 1935 में आके लगभग 50% के आसपास हो जाना चाहिए। तो इट मीन्स कि जो मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैसेस का कंट्रीब्यूशन है वो अमीर देश कर रहे हैं, ऐसे देश कर रहे हैं जो प्रगति कर चुके हैं, और उनका जो इफेक्ट है वो दूसरे देश पे, गरीब लोगों पर पड़ रहा है। वो हम इसमें ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की हम इसमें बात करते हैं। ग्लोबल नॉर्थ जो अपनी पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा है, इक्वेटर से ऊपर वाला हिस्सा है, वो ग्लोबल नॉर्थ हो गया, और उसके नीचे वाला ग्लोबल साउथ हो गया। इस स्लाइड में 2 तरह की पिक्चर अगर आप देख पा रहे हैं, तो जो पहले वाला पार्ट है उसमें बताते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, उत्सर्जन कितना हो रहा है पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो आप इससे ऊपर आधे में देखेंगे भारत के मध्य से लेके ऊपर तक का, तो जो गहरा लाल जैसा जो रंग है उससे पता चल रहा है कि नीचे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी कंट्रीज हैं जिनका कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा है, और नीचे वाली जितनी भी कंट्रीज हैं उनका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन प्रति व्यक्ति बहुत कम है। यानी कि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ रहे हैं? ग्लोबल नॉर्थ। और नीचे वाले, इसी स्लाइड में नीचे वाले फोटो में अगर हम देखेंगे चित्र में, जिसमें जो नीला रंग है वो बता रहा है कि कम इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, और लाल रंग यहाँ पे दर्शा रहा है कि ज्यादा इफेक्ट कौन सी देशों पे हो रहा है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि जो नीचे वाले जो देश हैं उन देश में ज्यादातर लाल, गहरा या हल्का लाल रंग है। इट मीन्स कि पोल्यूशन तो कर रहे हैं ग्लोबल नॉर्थ, और उसका इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है क्लाइमेट चेंज का? ग्लोबल साउथ पे। तो इस एक स्लाइड से हम दोनों चीजों को हमने कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि एमिशन कौन कर रहा है, प्रदूषण कौन कर रहा है, और उस प्रदूषण का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? ग्लोबल साउथ पे पड़ रहा है। यानी कि पोल्यूशन करने वाले कंट्री अलग हैं और उनका इफेक्ट कोई दूसरे कंट्री भुगत रहे हैं। यही ग्लोबल क्लाइमेट अनजस्टिस है, यानी कि प्रदूषण तो कोई और कर रहा है और उसका इफेक्ट है, उससे रिलेटेड जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो दूसरे लोगों पे पड़ रहा है। ये WHO से एक स्लाइड ली है मैंने, उसमें बताया है कि प्रति व्यक्ति जो मृत्यु दर है क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो आपदाएं हैं उनकी वजह से, तो यहां भी हम देखेंगे कि जो गहरे लाल रंग में अफ्रीकन कंट्रीज की अगर आप देखें, या थोड़ा कम ब्राउनिश टाइप का जो ये है, जो इंडिया में कलर है, इन देशों में क्लाइमेट चेंज की वजह से मृत्यु दर ज्यादा है एज कंपेयर टू द ग्लोबल साउथ की। ऊपर वाले कंट्रीज में क्लाइमेट चेंज का कम इफेक्ट है। ये मोर्टिलिटी रेट दिखा रहा है पर मिलियन पीपल, कि हर 10 लाख लोगों में कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। तो जो गहरा लाल रंग है वो 70 से 120 लोगों की मृत्यु पर लाख लोगों में क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, और भारत जैसे देशों में लगभग 4 से लेकर 70 मृत्यु प्रति 10 लाख लोगों में WHO का ये एस्टिमेट है, जो कि
एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से हो रही है। अब अनइक्वल इम्पैक्ट्स की बताते हैं हम कि वर्ल्ड में अलग अलग जगह में कैसे कैसे, जैसे जो छोटे आइलैंड हैं उनके ऊपर अगर उनका कंट्रीब्यूशन देखें एमिशन में, वहाँ पॉपुलेशन नहीं है किसी तरह की, तो किसी तरह का कोई उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, और है तो बहुत कम है। पर मैक्सिमम थ्रेटेंड खतरा उनके ऊपर है कि समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो वो आइलैंड डूब जाएंगे, उनके एग्जिस्टेंस का रिस्क है। ऐसे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भी, वो सारे गरीब देश हैं मोस्टली, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, किसी तरह का कार्बन एमिशन नहीं है। और उसके बाद वहां पे सूखे का और फूड सिक्योरिटी का खतरा है। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन ये वेल रिसोर्स्ड हैं कि अगर कोई चेंज आता है क्लाइमेट में, गड़बड़ गया, तो इनके पास रिसोर्सेस हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, और इनके ऊपर बहुत कम हार्म हो रहा है, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है एमिशन में वो बहुत ज्यादा है। और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज हैं जैसे इंडिया हो गया, चाइना, इनका मॉडरेट टू लो कंट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे फ्लड, हीट वेव्स और क्रॉप फेलियर की हम बात कर रहे थे इंडिया में, जैसे तापमान बढ़ गया इसकी वजह से कई बार क्रॉप फेलियर हो जाता है, बाढ़ आती रहती है हमारे एरिया में। तो ये कुछ एक इम्पैक्ट है जो क्लाइमेट चेंज के इस साउथ एशियन रीजन में होते हैं। अब बात करते हैं की प्रिंसिपल्स ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट जस्टिस 6 प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। पहले बात करता है इक्विटी एंड फेयरनेस की, यानी कि बराबरी की बात करता है कि क्लाइमेट जस्टिस मींस एवरी वन शुड शेयर द बेनिफिट्स एंड बर्डन ऑफ क्लाइमेट चेंज फेयरली, कि हर व्यक्ति जो भी बेनिफिट हो रहे हैं, उसका फायदा हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, और जो उसके नुकसान हो रहे हैं वो शेयर करें। रिच कंट्रीज एंड बिग पोल्यूटर्स शुड डू नॉट मिक्स द do more to fix the problem because they cause most of it and have more resources। जो डेवलप्ड कंट्री हैं या जो ज्यादा पोल्यूशन करने वाले हैं, वो इस समस्या का समाधान में ज्यादा योगदान दें, क्योंकि ये समस्या उन्हीं के द्वारा फैलाई गई है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन 90% उनका है, और उनके पास रिसोर्सेस भी हैं। फिर ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो दूसरा प्रिंसिपल है कि एवरीवन हैज राइट टू सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। सभी के पास, ये नहीं है कि कुछ अमीर देश हैं उन्हीं के पास उन्हीं के लोग सही रहें, ये सभी का राइट है, गरीब का, आदिवासी का, नेक्स्ट जनरेशन का, कि वो सभी अच्छा जीवन जिए। सभी का पार्टिसिपेशन हो, हर एक कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो। जब भी कोई पॉलिसी बने, लॉ बने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो उसमें कुछ अमीर देश बैठ के डिसीजन ना लें, जितने भी लोग हैं सभी का पार्टिसिपेशन हो। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जिम्मेदारी की बात करते हैं। जो गवर्नमेंट है, कंपनी है, जो ये इस तरह के एक्शंस कर रही हैं जो क्लाइमेट को हार्म पहुंचा रही हैं, वो आंसरेबल हो, वो जिम्मेदारी लेंगी, जो डैमेज उन्होंने पहुंचाया किसी तरह से एनवायरनमेंट को, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लें। इंटरकनेक्टेडनेस हो, कि क्लाइमेट चेंज जस्टिस है, वो उसके जो इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, वो सभी लोग उससे इंटरकनेक्टेड है, उससे गरीब, उससे अलग अलग जाति, धर्म, लिंग के लोग, वो सारे उससे कनेक्टेड हैं। तो जो एड्रेस हो, सॉल्यूशन हो, वो इन सब को कनेक्ट करके हो। और लास्ट जो पिलर है इसका प्रिंसिपल है, डेट इज सस्टेनेबिलिटी, यानी कि इस तरह के सॉल्यूशंस हो जो लॉन्ग लास्टिंग हो, किसी तरह का एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंचाए, ऐसी एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व ना हो। अब बात करते हैं कि क्लाइमेट जस्टिस क्यों जरूरी है। क्लाइमेट चेंज इसलिए जरूरी है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने पीछे बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किया, उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर ली। अब जब डेवलपिंग कंट्रीज, जो प्रगतिशील देश हैं, जो अभी अपनी प्रगति कर रहे हैं, वो अगर कोई किसी तरह का पोल्यूशन करते हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि आप है वो पोल्यूशन ज्यादा कर रहे हो, आप अपनी एक्टिविटीज को रोको। तो और जबकि जो इम्पैक्ट है जो क्लाइमेट चेंज के, जो पहले डेवलप्ड कंट्रीज ने पोल्यूशन किया, उसके इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं किन पे, डेवलपिंग नेशंस पे, और जो मिनिमम एमिशंस कर रहे हैं उनके ऊपर। अलग अलग तरह के इम्पैक्ट्स हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस कर लिए। और इसी के साथ बच्चों, जो कंट्री जिनके पास जनरली जो रिसोर्सेज कम हैं, वो अडेप्ट नहीं कर पाते, उनके ऊपर ग्लोबल
जो इम्पैक्ट्स हैं वो ज्यादा होंगे। तो क्लाइमेट जस्टिस यहाँ पे डिमांड करता है कि जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के, वो हेल्प करें टू द मोस्ट अफेक्टेड, यानी कि जिन्होंने ज्यादा क्लाइमेट चेंज फैलाया या जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ, जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, वो ज्यादा इफेक्टेड लोगों की हेल्प करें। इसीलिए क्लाइमेट जस्टिस की रिक्वायरमेंट है। दैट्स व्हाई क्लाइमेट जस्टिस इज नीडेड। देन अब हमने दोनों चीजें समझ ली, क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट जस्टिस क्या है। तो एक बार हम स्टूडेंट्स इनमें दो बेसिक डिफरेंस है वो एक बार उनके देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज बात करता है एनवायरमेंटल इश्यूज की, क्लाइमेट जस्टिस बात करता है सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज की। वो लोगों को उसके साथ उसने जोड़ा, एनवायरमेंट को जोड़ा। और क्लाइमेट चेंज फोकस है किस पे, कि टेम्परेचर में चेंज हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कितना हो रहा है, उससे रिलेटेड। क्लाइमेट जस्टिस फोकस करता है कि लोगों की, उनके अधिकारों की और बराबरी की बात करता है। क्लाइमेट चेंज एक यूनिवर्सल चैलेंज है, पूरे सभी के लिए है। और क्लाइमेट जस्टिस बात करता है अनइक्वल इम्पैक्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि कुछ लोगों के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम पड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, कुछ पे बिल्कुल नहीं पड़ रहे या बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो, जिसने ज्यादा इम्पैक्ट किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो क्लाइमेट जस्टिस की। तो आई होप कि ये जो टर्म थी, दोनों चीजों में जो डिफरेंस था वो थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट चेंज एक एनवायरमेंटल इशू है, क्लाइमेट जस्टिस में सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करते हैं, लोगों के अधिकार की बात करते हैं, अनइक्वल इम्पैक्ट्स की बात करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं। अब इसी के साथ एक इससे रिलेटेड ही एक टॉपिक है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड सोशल इक्वलिटी, कि जब एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होता है अलग अलग कारणों से, एनवायरमेंट का आजकल देखोगे आप खराब हो रहा है, वो चाहे डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई से हो गया, पोल्यूशन से हो गया, रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, तो इसका जो इफेक्ट है वो जनरली सबसे ज्यादा किस पे होगा, सबसे ज्यादा उन लोगों पे होगा जिनके पास रिसोर्स कम है, जो मुख्य धारा से साइड में लोग हैं, जो गरीब तबका है, उन लोगों के ऊपर इस तरह का जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है उसका इफेक्ट होगा। तीन सिंपल उदाहरण के साथ हम समझते हैं कि एयर पोल्यूशन अगर हुआ, उसका इफेक्ट किस पे होगा, गरीब पे होगा, अमीर पे होगा। एयर पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ तो गरीब किसान पे मार होगी, पोल्यूशन का इफेक्ट हुआ तो उसकी फसल कम होगी, उसकी फसल खराब होगी अधिक बारिश या सूखे की वजह से। पोल्यूशन हुआ तो जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं उनके ऊपर इफेक्ट होगा, जो लोग पक्के घरों में हैं, जिन्होंने एयर प्यूरिफायर लगा रखा है, उनके ऊपर एयर पोल्यूशन का इफेक्ट कम होगा। इसी तरह दूसरे उदाहरण की हम बात करें, वाटर शॉर्टेज होगी, पानी की कमी हो गई, तो जो रूरल पॉपुलेशन है या जो ऐसी दूर दराज के एरिया में रहने वाले, कोई सूखे एरिया में या सूखाग्रस्त एरिया जो रहेंगे, ड्रॉट प्रोन एरिया, उनमें जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट होगा, उनको दूर से पानी लेके आना पड़ेगा, उनको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो यानी कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का इफेक्ट किन पे हुआ, जो साइड लाइन पॉपुलेशन है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उनके ऊपर होगा। लैंड ग्रैब कर ली, मान लो किसी आदिवासी जनजाति की किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए अगर लैंड सरकार ने ले लिया, किसी एक्टिविटी में यूज हो गई, तो उसमें उसका इफेक्ट किस पे पड़ा, इंडिजिनियस कम्युनिटी पे पड़ा, वहां के जो नेटिव लोग हैं उनके ऊपर पड़ा, ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर पड़ा। उनको बाहर की भाषा नहीं आती, वो अपने एक एरिया में जंगल में रह रहे थे, उन्हीं रिसोर्सिस को वो मैनेज करते हुए अपना काम चला रहे थे। उनको बाहर के और लोगों से, उनको अपने अपने उनके नेटिव पेड़ पौधों से निकाल के कहीं दूसरी जगह रिलोकेट कर दिया, तो उनके लिए रहना मुश्किल होगा। तो अगर हम बात करें कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की वजह से सोशल इक्विटी है वो नहीं है, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है सबसे ज्यादा, जो साइडलाइन कम्युनिटीज हैं उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि जो पोल्यूशन हो रहा है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली इफेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है अलग अलग लोगों को। देन इसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, चार मुख्य बातें हम इसमें कह सकते हैं कि सरकार रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट का क्या काम रहेगा, पॉलिसी बनाना, ठीक है, क्लाइमेट से संबंधित फंड है वो एडॉप्शन करना,
अलग अलग जगह से, अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, यूनाइटेड नेशन से, WHO से, इस तरह क्लाइमेट रिलेटेड फंड्स है वो एडॉप्ट करना, और जो पॉलिसी बनाई उनको एनफोर्स करना, उन रेगुलेशंस को एनफोर्स करना, लागू करवाना। ये काम किसका होता है? सरकार का रहेगा। कम्युनिटीज का क्या काम रहेगा? समाज का काम रहेगा कि ग्रास रूट एक्शंस करें, कि जो पॉलिसी बना दी उसके ऊपर काम करें, ट्रेडिशनल नॉलेज शेयर करें जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंचे। यूथ अकाउंटेबिलिटी की बात करेगा, जिम्मेदारी की बात करेगा, इनोवेटिव सॉल्यूशंस दे सकता है, अवेयरनेस रेज कर सकता है, खुद अवेयर होगा और दूसरे लोगों को अवेयर करेगा। हमारे यहाँ पे इसमें टीचर्स और स्कूल का भी मुख्य रोल है। हम सब टीचर्स हैं, हमारा काम क्या है? बच्चों को एजुकेट करना। तो हम बच्चों को एजुकेट करेंगे, हम इस बारे में बताएंगे, उसके इम्पैक्ट्स बताएंगे और एम्पावर करेंगे कि बच्चे आगे जाके कुछ क्लाइमेट कॉन्शियस सिटीजन बने, एनवायरमेंट रिलेटेड डिसीजंस में उनका रोल हो। तो गवर्नमेंट, कम्युनिटी, यूथ और टीचर। यूथ का हम एक एग्जांपल देखेंगे कि एक सिंगल बच्चा क्या कर सकता है, उसका हम एक उदाहरण देखेंगे। ग्रेटा थनबर्ग, आपने अगर कोई बच्चा बताएगा कि कौन थी? नाम सुना है इनका? ग्रेटा थनबर्ग, ये स्वीडन की एक लड़की थी और इसने 2018 में, 13-14 साल की उस टाइम ये लड़की थी, इसने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया अपने स्वीडिश गवर्नमेंट के खिलाफ कि क्लाइमेट चेंज के लिए गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही। इसके खिलाफ वो सिंगल अकेली उसने आंदोलन किया गवर्नमेंट के खिलाफ। और हर शुक्रवार वो जो स्वीडिश पार्लियामेंट थी उसके बाहर बैठती थी एक बोर्ड लेके जिसपे था स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट। और इस एक सिंगल लड़की की वजह से, ग्रेटा थनबर्ग की वजह से, स्वीडन के और बाकी दूसरे कंट्रीज के स्कूल के बच्चे उससे जुड़ते गए और हर शुक्रवार वो उन्होंने इसको एक आंदोलन की तरह ले लिया और इसका नाम दिया फ्राइडे फॉर फ्यूचर। हर शुक्रवार स्कूल के बच्चे इसके क्लाइमेट चेंज से संबंधित आंदोलन करने लगे और वो एक तरह से क्लाइमेट जस्टिस की कॉल बन गई। इन सब मैटर्स की वजह से क्या हुआ कि जो क्लाइमेट जस्टिस था वो ग्लोबल स्पॉटलाइट में आया, लोगों का उस पर ध्यान गया। इसके बाद जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज थी, जो पॉलिसी मेकर थे, जो बातें होती थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वहां पे क्लाइमेट जस्टिस की बातें होने लगी, क्लाइमेट जस्टिस से लोग इन्फ्लुएंस होने लगे। और ये एक स्टोरी बताती है कि एक सिंगल लड़की, एक सिंगल इंडिविजुअल क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट जस्टिस के लिए क्या कर सकता है। इसी तरह अगर हम एक दूसरी स्टोरी की बात करें, जो इंडिजिनियस रेजिस्टेंस थी अमेजन की। अमेजन में कुछ ब्राजील का ये एरिया था जहाँ पे कुछ वहाँ के जो नेटिव लोग थे, आदिवासी थे, कायोपो और यानामोनी और मुंड्रुकू, ये 3 ट्राइबल पॉपुलेशन थी। ये अपने जो लैंड थी, फॉरेस्ट थी, उसको इलीगल माइनिंग से, जो जंगलों को लोग इलीगल माइनिंग करते थे, पेड़ों की कटाई करते थे, ऑयल एक्सट्रैक्शन वहां पे करने आते थे, उनको रोकने का प्रयास करते थे। इनको पता था कि ये जंगल है, ये हमारी धरोहर है, इनको हमें बचाना है। अमेजन के जंगल आपको पता है कि बहुत गहरे घने जंगल है जो कि कार्बन सिंक का काम करते हैं। जो एटमॉस्फेरिक कार्बन है उसका मेजर पोर्शन है वो अमेजन के जंगल है, वो एब्जॉर्ब करते हैं। वर्षावन है ये। तो इन्होंने सैटेलाइट का यूज किया, ट्रेडिशनल अपनी नॉलेज यूज की, और जो ऐसे इलीगल पेड़ काटने के लिए आते थे, माइनिंग के लिए आते थे, ऐसे लोगों को लीगल एक्शन के साथ धरना दे के उनको रोकर फाइनली इनकी वजह से क्या हुआ कि इनको ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन होगी। लोगों ने इनको पहचाना कि ये एक कम्युनिटी है जो अपनी इकोलॉजी और लैंड राइट्स के लिए, इंडिजिनियस लैंड राइट्स के लिए काम करती है। ऐसे ही एक स्टोरी है अफ्रीका की सोलर प्रोजेक्ट्स की थी। ये कीनिया और 2-3 साउथ अफ्रीकन कंट्रीज थी, उन्होंने अपनी सोलर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए कि सब आसपास की कम्युनिटी ने अपने सोलर प्लेट्स लगाई, उससे इलेक्ट्रिसिटी आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट की और उसको उनसे पैसे लिए। यानी कि कोल बेस्ड
उसके बजाय इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया कि सोलर से लाइट प्रोड्यूस करके और आपस में एक दूसरे शेयरिंग बेसिस पे उन्होंने उसको यूज किया। ऐसे टॉक्सिक वेस्ट के लिए यूएसए के मार्जिनलाइज कम्युनिटीज थी कि जो वेस्ट रिलेटेड काम थे, इसमें यूएसए के जो ब्लैक पॉपुलेशन थी उनसे काम लेते थे। तो यानी कि एनवायरमेंट रेसिनिज्म की जगह जो बात थी उसका विरोध किया था। ये 4 स्टोरीज है, आप इनको कभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट एंड टीचर, हमारा क्या रोल है? वी कैन लर्न एंड एजुकेट अदर। हम खुद पढ़ सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, अपना कार्बन फुटप्रिंट है वो रिड्यूस कर सकते हैं। सपोर्ट करेंगे, कोई इस तरह की आवाज उठाता है क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट जस्टिस की, तो उसकी हेल्प करेंगे। अपने स्कूल में हमारे सब में इको क्लब होता है, इको क्लब के साथ ही हम क्लाइमेट क्लब एक ज्वाइन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, उसी के कोई ब्रांच। तो कुछ एक्टिविटीज हम क्लाइमेट रिलेटेड उसमें इको क्लब में हम अपने स्कूल में स्टार्ट कर सकते हैं। और एडवोकेट करेंगे, कोई इस तरह की फेयर पॉलिसी अगर कोई गवर्नमेंट बनाती है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे जो क्लाइमेट रिलेटेड को। तो ये कुछ चीजें एज ए टीचर हम कर सकते हैं, मुझे लगता है। इसको हम ये लगभग हो गया है डिस्कस। इसको भी छोड़ देते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं हाउ आर डिफरेंट कंट्रीज रिस्पोंडिंग। अलग अलग देश कैसे बात कर रहे हैं क्लाइमेट जस्टिस के बारे में। तो सबसे पहले तो जो हाई इनकम कंट्रीज हैं वो कमिट करती हैं कि वो रिड्यूस करेंगे एमिशन को। बात करते हैं कि हम रिड्यूस करेंगे, पर जब फाइनेंशियल हेल्प की आती है सपोर्ट करने की डेवलपिंग नेशंस में, तब वो थोड़ा पीछे हट जाती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो उनको प्रेस किया जा रहा है कि वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर हो जाएं, शिफ्ट हो जाएं, वो कोल को ना जलाएं, वो एनर्जी के लिए सोलर या विंड पावर या कि दूसरी ऐसे एनर्जीज के ऊपर ट्रांसफर कर जाए। पर विदाउट सफिशिएंट फंडिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हाई इनकम कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इस तरह की हेल्प करने के लिए राजी नहीं है। ऐसे ही हम रिसेंट अगर प्रोग्रेस की बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP27 जो कि दिसंबर 2023 में हुआ था इजिप्ट में, उसमें लॉस एंड डैमेज फंड की एक बात की गई थी कि जो साइडलाइन कम्युनिटीज हैं, वल्नरेबल नेशंस हैं, पुअर कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो उनको क्लाइमेट डिजास्टर से कैसे रिकवर करें, उनके लिए फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन। Dr. Saab, I'm so sorry to interrupt again. First of all, तो once again, I mean, मैं कैसे compliment करूँ? I'm getting short of words for such a fantastic and the efforts which you have put in designing the content is hats off, sir. Hats off for such a fantastic presentation. And we have the entire schedule of yours for the day, and we fully understand your busyness even after this session. So I would, at the same time, I would also like to request, since you have sessions in, continuity after this session as well. So if you want to move in a fast forward way, since you are non-stop speaking since past 15 minutes, so I fully understand. मैं सर अभी next 5 to 10 minutes में इसको बांट। हाँ, मतलब that's as per your convenience. That was submission from our side. कि since there are some engagement of yours, so if you wanna go in a fast forward way, we have no issue with that. Right. But the session is going excellent. You are getting the responses, and the session is excellent. So congratulations for that. Please. Thank you, sir. Thank you very much. So these are the some recent protocols and agreements. Starting with the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, that was established in 1992 for climate change. After that, we have Kyoto Protocol and Paris Agreement in 1997 and 2015. Here, all countries, they committed to limiting the warming to well below 2 degrees Celsius with a focus on equity and support the vulnerable nation. But still, the commitment was made, but no help has been made from the developed countries. And then we have discussed the COP27 loss and damage fund to provide financial support to the countries suffering the irreversible climate impacts. So these were the past commitments done by protocols and agreements at international level by different countries. Although the commitments are
not on ground. Then what are the ongoing challenge? Despite of recognition of climate justice, financial and technological support are for vulnerable communities remain far below what it is needed. कि इतनी सारी बातें हुई, एग्रीमेंट्स हुए, प्रोटोकॉल्स हुए, हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है नवंबर दिसंबर में, पर जो वनरेबल कंट्रीज हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा है, उनको जो मदद की जरूरत है वो अभी नहीं पहुंच पा रही। क्लाइमेट जस्टिस से सिर्फ प्रॉमिस नहीं चाहिए, उसमें रियल एक्शंस की जरूरत है, कमिटमेंट्स हो, टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो, और जितने भी जो वॉइसेस हैं, जो इम्पैक्टेड कंट्रीज हैं, उनकी वॉइस है वो डिसीजन मेकिंग में एंटर हो, ये अभी नहीं हो पा रहा। एंड अचीविंग क्लाइमेट जस्टिस इज एसेंशियल फॉर फेयर, सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर ऑफ ऑल। क्लाइमेट जस्टिस होगा तभी सभी के लिए फेयर होगा, सस्टेनेबल होगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये अर्थ रहेगा। देन द व्हाट आर द टेकअवेज कि क्लाइमेट जस्टिस सेंटर करता है ऑन इक्विटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन द फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड फाइट है उसमें बराबरी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो एमिटर्स की, और ह्यूमन राइट्स का ध्यान दिया जाए कि सभी का। एंड द बर्डन ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट्स इज नॉट शेयर्ड इक्वली एंड दोज लीस्ट रिस्पॉन्सिबल सफर मोस्ट। यानी कि जो बर्डन है क्लाइमेट चेंज का वो इक्वली शेयर नहीं किया जा रहा, जो लेस्ट रिस्पॉन्सिबल है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है इसका। एंड जो ग्लोबल प्रोटोकॉल्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, कमेटीज हो रही हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, प्रोटोकॉल्स हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रहे हैं, बट द इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट इज लैगिंग। उनमें अभी भी कहीं वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। कुछ कंट्रीज थी जो कि इनसे हट गई थी, उन्होंने तो मना ही कर दिया था। सो ट्रू क्लाइमेट जस्टिस डिमांड अर्जेंट कलेक्टिव एक्शन स्पेशली फ्रॉम द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइसिस, कि इसमें कुछ ना कुछ अर्जेंट काम हो, कलेक्टिव एक्शन हो, सारे कंट्री मिलके करें, और उसमें भी मेन रिस्पॉन्सिबल कौन हो, जो ज्यादा इस क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। सो दीज आर द टेक अवे फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कि हम इससे आज क्या सीख सकते हैं। एंड दिस इज जस्ट वन स्लाइड दैट व्हाट कैन एन इंडिविजुअल डू। हम सब एज ए इंडिविजुअल क्या कर सकते, सरकार करेगी जब करेगी, हमारा क्या रोल है। तो हम अपना फुटप्रिंट, कल ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल ही हमारा जो वर्ल्ड अर्थ डे हमने सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम थी आवर पावर आवर प्लेनेट। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करें, रिस्पॉन्सिबली ट्रेवल करें, जहाँ पैदल चलने की जरूरत है पैदल चलें, बाइक का यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो डीजल व्हीकल, पेट्रोल व्हीकल के बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें, कार पूलिंग करें। तो यानी कि जो रिसोर्स है उनको वाइजली कंज्यूम करें, जितनी जरूरत हो उतनी करें। ये नहीं कि हमारे पास पैसे हैं तो हम अननेसेसरी चीजें खरीद लें, उनसे आगे जाके प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वॉलेंटियर करें, पार्टिसिपेट करें इस तरह के कैंपेनिंग में, और एजुकेट करें खुद को और लोगों को क्लाइमेट चेंज और सोशल जस्टिस के साथ। तो इसी के साथ आज मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहे, तो वो मेरे से पूछ सकता है। विद द लास्ट स्टेटमेंट दैट क्लाइमेट जस्टिस बिगिन when we recognize that the fight to save the planet is also a fight to save the people। के यानी कि जो ये फाइट प्लेनेट को सेव करने की फाइट है, लड़ाई है, ये लोगों को सेव करने के लिए है। सो बी द वाइज, बी द चेंज एंड बी द जस्टिस। विद these words I end my talk. Thank Hand you. over to Dr. Sanjay. Thank you so very much, Honorable Assistant Professor Dr. Anup Yadav ji. Believe me, there can be no other fantastic lines than this to end your such a fantastic discussion. Be the voice, be the change, and be the justice. क्योंकि देखिए किन्हीं सेम टेम्परामेंट के लोगों ने, इंटेलेक्चुअल लोगों ने एफर्ट शुरू किए होंगे फॉर दी टू ओवरकम द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, एंड बाय 2066 होपफुली हम सारा रिकवर भी कर लेंगे। तो ऐसे आप जैसे एनवायरमेंटलिस्ट, आप जैसे जागरूक लोग जो लगे रहते हैं दिन रात पर्दे के पीछे से इन चीजों को क्रियान्वित करने में, इन चीजों की प्लानिंग करने में, उन सभी लोगों को हेड्स ऑफ सर।
क्योंकि प्रयासों से ही वो होती है। और किसी कवि की 4 लाइनें मुझे याद आती हैं कि ये शहतीर है पलकों पे उठा लो यारों, और बहुत हो गई बातें अब तो कोई नतीजा निकालो यारों। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, कोई कोई पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, कोई पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो आप जैसे लोगों द्वारा उछाला गया वो पत्थर निसंदेह एक दिन बहुत बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस लाएगा सर। एक बार फिर से मेरी तरफ से, साइंस विंग की तरफ से, हमारी काउंसिल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। की यकीन मानिए वेबिनार सीरीज 2.0 को स्टार्ट करने के लिए इससे बेहतरीन टॉपिक हो ही नहीं सकता था, जिसमें आपने इतने अच्छे से बताया कि कैसे हम जस्टिस कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने क्लाइमेट के साथ। और क्वेरीज जो भी हमारे व्यूअर्स के लिए सर, हम एक स्कोप ओपन एंडेड रखते हैं कि उनकी अगर कोई क्वेरी पोस्ट सेशन भी होती है तो वो हमारी ऑफिशियल मेल आईडी पे हमसे शेयर करते हैं, और हम अपने स्पीकर को फिर से परेशान करते हैं बाय शेयरिंग दोज क्वेरीज, और हम इंडिविजुअल यूजर्स को वो मेल करते हैं। तो अगर हमें ऐसी कोई क्वेरी मिलेगी तो हम निश्चित रूप से आपको मतलब परेशान करेंगे उसका आंसर जानने के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हुए मैं वेबिनार सीरीज 2.0 के एपिसोड नंबर 1 को अपनी माननीय अनुभागाध्यक्षा की अनुमति से ऑफिशियली क्लोज करते हैं। अपना ध्यान रखें सर। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर मौका देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच सर। हम आपको परेशान करते रहेंगे पूरे साल, चाहे वो एनवायरमेंट डे हो या एनी अदर कॉज, टू डिलीवर आई मीन फ्रॉम योर ocean of knowledge. So thank you very much. With this we end our today's episode. Thank you sir, thank you ma'am, thank you everybody. Take care, bye bye, see you in next episode. Take care, bye.